सेमंत औषधि एवं टॉनिक। जकार्ता में भारतीय समुदाय के बीच पीएम मोदी का संबोधन का इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत के सच्चे दोस्त, हम दिल से करीब व भूगोल से भी करीब। अयोध्या कांड में विपक्षी हमले पर योगी का करारा पलटवार, कहा वक्त में हजारों करोड़ की लूट पर समाजवादी कांग्रेस चुप की और राम भक्तों पर गोली चलवाने वाले आस्था की क्या बात करेंगे। चढ़ावा चोरी पर चंपत राय की पहली प्रतिक्रिया, मेरे ऊपर कई अनर्गल आरोप, अभी मैंने मौन धारण किया है, सभी बिंदुओं पर क्रम से जवाब दूंगा। राजस्थान में यूसीसी बिल 2026 लाने की तैयारी तेज, आगामी सत्र में विधेयक ला सकती है भजन लाल सरकार, संविधान सभा में हुई थी यूसीसी पर चर्चा। सालों बाद सिरगिया में फ्रांसीसी राष्ट्रपति और कुछ मिनटों में दनादन धमाके, आसमान में उठा धुएं का गुबार, दहल गई राजधानी, आग तबाही और डर का माहौल। नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंडोनेशिया दौरे का आज दूसरा दिन है। इस दौरान राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने पीएम मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान वितांग आदिपुर्ण देकर सम्मानित किया। पीएम ने इसके बाद इंडोनेशिया के संसद को भी संबोधित किया, जहां उन्होंने सम्मान के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति और देश की जनता का आभार जताया। पीएम ने कहा, इस दौरान भारत इंडोनेशिया के संबंधों के इतिहास पर भी बात की। साथियों, कल जब मैंने इंडोनेशिया के आकाश में प्रवेश किया और जब यहां पहला कदम रखा, तब से लेकर अभी तक जो अपनापन, जो प्रेम मुझे इंडोनेशिया के लोगों से मिला है, उसके लिए मेरे पास शब्द कम पड़ गए हैं। प्रेसिडेंट प्रबोवो द्वारा अपने मंत्रिपरिषद के साथियों के साथ एयरपोर्ट पर मुझसे मिलने के लिए आना एक यादगार अनुभव रहा। इंडोनेशिया में भारतीय संस्कृति के प्रति जो प्रेम है, उसकी एक झलक आज मुझे राष्ट्रपति भवन में भी दिखाई दी। यहां के लोगों का उत्साह, बच्चों की मुस्कान, युवाओं का जोश, सब कुछ अवर्णनीय था। भारत इंडोनेशिया के संबंधों को इंडोनेशिया के जिंदा दिल नागरिकों ने, यहां बैठे अनेक परिवारों ने सींचा है, संवारा है, हमेशा समृद्ध किया है। साथियों, दुनिया में अक्सर दो देशों के रिश्ते एग्रीमेंट्स और एमओयू से आगे बढ़ते हैं। कई देश रणनीति से जुड़ते हैं, तो कुछ ट्रेड से नजदीक आते हैं, लेकिन भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता सभ्यताओं का है, सागर का है। साम्राज्य आए, साम्राज्य चले गए, समुद्री रास्ते बदले, दुनिया की राजनीति बदली, लेकिन भारत और इंडोनेशिया के बीच ये सूत्र हमेशा हमेशा कायम रहा। और यही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी व कांग्रेस के नेताओं को सुनाते हुए राम मंदिर व वक्फ के मुद्दे पर आईना दिखाया। उन्होंने दो टूक कहा कि हिंदू आस्था पर प्रहार करने वालों के मुंह पर वक्फ के नाम पर फेविकोल क्यों चिपक जाता है। दरअसल सपा व कांग्रेस की पीड़ा यह है कि वे जहां गुलाबी का बाबरी ढांचा देखना चाहते थे, वहां भगवान राम का मंदिर बन गया है। सपाइयों व कांग्रेसियों को देख गिरगिट भी शर्माता है कि ये प्रजाति हमसे भी तेज गति से रंग बदलती है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगे क्या कुछ कहा। जब तक गठित नहीं हो रही थी तब तक समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य सेकुलर दल कहते थे कि एसआईटी गठित होनी चाहिए। हमने गठित कर दी, फिर उन्होंने दूसरी डिमांड करनी शुरू कर दी और उसके बाद पिछले 1 महीने से हम सबके पावन धाम अयोध्या को बदनाम करने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने कैसे मुहिम चला रखी है, कैसे मुहिम चला रखी है। एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट आई, ट्रस्ट ने उस पर कार्रवाई करवाई, लेकिन कैसे एक एक को टारगेट किया जा रहा है, कैसे अयोध्या को टारगेट किया जा रहा है, कैसे राम जन्मभूमि को बदनाम किया जा रहा है, कैसे आस्था पर प्रहार करने का कार्य एक कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और एक कथित सेकुलर दलों के द्वारा देश के अंदर एक नेगेटिव वातावरण बनाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है। समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि अयोध्या में जो घटना घटित हुई, आस्था आहत हुई। अरे आस्था तो उसकी आहत हुई होगी जिसके मन में आस्था सचमुच थी। तुम कब से राम भक्त हो गए? अरे राम द्रोही जैसा आचरण जिन लोगों का रहा हो, जिन्होंने राम भक्तों पर लाठियां और गोलियां चलाई हो, जिन्होंने श्री राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़े किए हो, ये कौन सी आस्था की बात करते हैं? बाबरी ढांचा, गुलामी का ढांचा, बाबरी जैसा ढांचा जब हट रहा था, जो लोग उस समय बाबरी ढांचे के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे थे और जो मंदिरों के विकास में लगने वाले पैसे को कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल में खर्च करते थे, वे आज हमें आस्था के बारे में सिखाते हैं। वे आज आस्था के बारे में बता रहे हैं। यानी आस्था नहीं है, आस्था के नाम पर हिंदू धर्म संस्कृति पर, भारत की आस्था पर प्रहार करना इन लोगों की एक कुटिल चाल है। और पहले ऐसा नहीं कि पैसा नहीं था, पैसा पहले भी था, लेकिन पहले यही पैसा पहले कब्रिस्तान की बाउंड्री वाल के निर्माण में खर्च होता था, अब वही पैसा मंदिरों के सुंदरीकरण के कार्य में खर्च हो रहा है। यही अंतर है। यही पैसा था जो गरीब के घर में रसोई गैस उपलब्ध करवा रहा है, गरीब को फ्री में राशन दिलाया जा रहा है। वही पैसा है जो से आयुष्मान की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवा रहा है या गरीब के पक्के घर बना रहा है। ये पैसा वही है जो पैसा पहले चाचा भतीजे की जोड़ी डकैती डाल करके लूट लेती थी। ये लोग उसका विरोध करते हैं। यानी अगर किसी चीज को रेगुलाइज करने का कार्य होता है कि नहीं भाई, आपको हिसाब देना होगा, नियम के अनुसार बताना पड़ेगा, तो उसका विरोध इन्होंने नागरिकता कानून का विरोध किया। ये लोग वक्फ कानून का विरोध करते हैं। यानी चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर लूट मची रहे, गरीब की जमीन पर कब्जा होता रहे, सार्वजनिक संपत्तियों पर ऐसे कब्जा होता रहे और मंदिरों को ये लोग ऐसे बदनाम करते रहे, हिंदू आस्था को ऐसे ही आहत करते रहे। ये दोहरा आचरण स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जवाहर नर्मदा परियोजना पर गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण बैठक की। अमित शाह ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के बीच एमओयू साइन।
जहां राजस्थान हरियाणा के बीच समस्या का समाधान, इसके साथ ही परियोजना से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान हुआ। बेहद महत्वपूर्ण जानकारी जहां गृह मंत्री अमित शाह ने महत्वपूर्ण बैठक की है। राजस्थान हरियाणा के बीच समस्या का समाधान हुआ, इसके साथ ही परियोजनाओं से जुड़ी समस्याओं का भी समाधान। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र हुआ। नर्मदा परियोजना पर गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद महत्वपूर्ण ये बैठक की है। अमित शाह ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और इस बीच मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। इनके बीच MOU साइन हुआ। राजस्थान हरियाणा के बीच समस्या का समाधान हुआ। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने बेहद महत्वपूर्ण बैठक की है। नर्मदा परियोजना पर गृह मंत्री की ये बैठक, जहां 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही। इसके साथ ही आपको बताते चले, गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक और उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच नर्मदा परियोजना से जुड़े दशकों पुराने विवाद को सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है। इस महत्वपूर्ण समझौते के कई महत्वपूर्ण बिंदु भी रहे, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की उपस्थिति में चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने इस ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नर्मदा नदी परियोजना के तहत पानी में डूबे इलाकों से विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और अधिग्रहित जमीन के मुआवजे से जुड़ा दशकों पुराना विवाद और सर्वसम्मति से हल कर लिया गया है। इसके साथ ही सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण लागत और इससे जुड़े लंबित देयों का अंतिम निपटान एक मुफ्त माध्यम से किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई है, जहां अमित शाह ने 4 राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है, जिसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच नर्मदा परियोजना से जुड़े दशकों पुराने विवाद का सफलतापूर्वक सुलझा लिया गया है। और स्नेह कमल ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्नेह कमल, देखिए, महत्वपूर्ण बैठक अमित शाह ने की है, 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी रही। क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत हुई? जी बिल्कुल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नर्मदा नदी से जुड़े 4 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र के बीच नदी परियोजना से जुड़े लंबे समय से लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए आज एक समझौता हुआ। गृह मंत्रालय ने कहा कि नर्मदा नदी परियोजना के तहत पानी में डूबे इलाकों के विस्थापितों के पुनर्वास, अधिग्रहित जमीन के मुआवजे से जुड़ा जो दशकों पुराना विवाद है वो सुलझा दिया गया है। समझौते में शामिल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में उनके नेतृत्व मार्गदर्शन में इस विवाद को सुलझाने पर सर्वसम्मति से सहमति आई। दिल्ली में आयोजित इस बैठक केंद्रीय जल संसाधन मंत्री CR पाटिल मौजूद थे। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल भी इस बैठक में शामिल रहे। क्योंकि नर्मदा नदी उस पर चल रही परियोजनाओं में इन 4 राज्यों को लाभ और प्रभावित करती है, इसलिए गृह मंत्रालय लंबित मुद्दों को हल करने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों के साथ जो है बैठक आयोजित की। नर्मदा घाटी नदी परियोजना के पीड़ितों को जो है अधिकारों को मांग को लेकर नर्मदा बचाओ आंदोलन विभिन्न संगठनों लगातार विरोध पसंद करते, इसलिए परियोजना के पीड़ितों ने भूमि अधिग्रहण, मकानों को ढहाने, उचित मुआवजा न मिलने, पुनर्वास स्थलों को बुनियादी सुधार कमी को लेकर लगातार प्रशासन के समक्ष अपनी शिकायतें व्यक्त की थी। इसलिए विस्थापितों का मानना है कि बार बार विरोध करने के बावजूद प्रशासन ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस कारण से जो आज इन 4 राज्यों को जो बैठक गृह मंत्रालय के साथ हुई है वो काफी अहम थी। बिल्कुल, इस समझौते से किसानों और आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा स्नेह कमल? विस्थापित है, उनके पुनर्वास की जो योजनाएं लंबित थी, जो दिक्कतें थी, उसके समाधान में काफी कुछ जो है अच्छा परिणाम निकलेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्नेह कमल इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए।
और चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के 70 लाख पौधे लगाने की महत्वाकांक्षी अभियान का शुभारंभ किया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी सांसद रामवीर सिंह पिथौड़ी, कमलजीत सहरावत, प्रवीण खंडेलवाल और दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और कपिल मिश्रा मौजूद रहे। वहीं दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए 300 नई देवी बसें सड़कों पर उतारी गई। अमित शाह ने इन बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार का लक्ष्य राजधानी में विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना और पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से मजबूत करना है। इलेक्ट्रिक बसों के आने से लोगों को बेहतर, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने रवाना किया हरी झंडी दिखाकर। इसके साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की भी मौजूदगी रही, जहां मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र किया। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राजधानी में विश्व स्तरीय सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना और पर्यावरण संरक्षण को जन भागीदारी से मजबूत करना है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के आने से लोगों को बेहतर सुविधाएं और पर्यावरण अनुकूल परिवहन सुविधा मिलेगी। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां सेंट्रल रेंज में अमित शाह की मौजूदगी रही। दिल्ली को 300 नई देवी इलेक्ट्रिक बसें मिली है। अमित शाह ने इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने का भी महाअभियान शुरू हो गया है। अपने आसपास की स्कूलों में, अपनी कॉलोनियों में, मंदिरों में, सोसाइटियों में, जहां पर भी भूमि उपलब्ध है, वृक्ष बोकर हरित दिल्ली का संकल्प हम साकार करें। ये वृक्ष रथ जो दिल्ली सरकार ने शुरू किया है, वो आपको पोर्टल पर जाते ही मुफ्त में वृक्ष का पौधा देने का काम करेंगे और नर्सरी लोकेटर की सुविधा आपको पास वाली नर्सरी को भी इंगित करने में काम करेगी। मित्रों, आज मैं भारत सरकार और विशेषकर दिल्ली सरकार का एक संकल्प दिल्ली की जनता को बताना आया हूं। हमारी दिल्ली सरकार के बचे हुए 4 साल में 6300 हेक्टर हरित रीज वन सेक्टर हम पूरा पेड़ लगाकर उसकी सुरक्षा करेंगे। और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने राष्ट्रीय राजधानी में कथित आतंकी हमले की एक साजिश का खुलासा करने का दावा किया है। जांच के अनुसार गिरफ्तार आरोपी पाकिस्तान में बैठे कथित हैंडलरों से वीडियो कॉल के जरिए अंतिम निर्देश लेने वाले थे। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने पेट्रोल बम तैयार किए थे और कुछ महत्वपूर्ण स्थानों को निशाना बनाने की योजना थी, लेकिन कार्रवाई से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क, कथित हथियार नेटवर्क और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल में जुटी हुई है। तो वीडियो कॉल पर मिलते थे, ये जानकारी आप तक सामने आई है। पाकिस्तान हैंडलरों से जुड़े आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इस बीच ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे। बड़ी सफलता इस वक्त हाथ लगी है, जहां तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही इससे जुड़े अन्य लोगों की भी भूमिका की पड़ताल की जा रही है। बताया जा रहा है जांच में सोशल मीडिया के जरिए संपर्क, कथित हथियार नेटवर्क और डिजिटल साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। पुलिस पूरे नेटवर्क और इससे जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की पड़ताल में जुटी हुई है। तो वीडियो कॉल पर मिलते थे हमले के निर्देश, पाकिस्तान हैंडलरों ने जुड़े आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं।
और आगे बढ़ेंगे। चंदौली में अलीनगर पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी 14 साल से पुलिस की पकड़ से अवांछित चल रहा था। आरोपी को वाराणसी के बाबतपुर एरिया से गिरफ्तार किया गया। पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में जुटी हुई थी और आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म करने का मामला दर्ज था, जिसके बाद अलीनगर पुलिस की ओर से आरोपी की गिरफ्तारी हुई और उसे जेल भेज दिया गया। तो ये तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं। और कानपुर के कमिश्नरेट पुलिस की कल्याणपुर थाना पुलिस साइबर सेल और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए करीब 4 करोड़ 93 लाख रुपए के साइबर फ्रॉड का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने इस मामले में 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर कब्जे से 48 सिम कार्ड, 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और नकदी बरामद की है। पुलिस के अनुसार बता दें कि नवशील धाम फेज 2 निवासी आशीष कुमार राज सिंह ने शिकायत दर्ज कराई थी कि कुछ लोगों ने उनकी संस्था को डोनेशन दिलाने का झांसा देकर उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। आरोपियों ने उन्हें लखनऊ ले जाकर कथित तौर पर बंधक बनाया और उनके मोबाइल फोन और बैंक खातों का दुरुपयोग करते हुए संस्था के खाते से करीब 4 करोड़ 93 लाख रुपए का अवैध लेन देन किया। मामले की जांच के दौरान प्रभारी निरीक्षक केशव कुमार तिवारी के नेतृत्व में गठित टीम ने रावतपुर बस अड्डे से कंपनी बाग जाने वाले मार्ग पर निर्माणाधीन मेट्रो के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 1 लैपटॉप, 3 मोबाइल फोन, 48 सिम कार्ड, बैंक दस्तावेज, 5 खाली सिम और 900 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। अमरोहा में कुछ घंटों की झमाझम बारिश ने विकास के दाव की हकीकत सामने ला दी। गजरौला से लेकर अमरोहा शहर तक सड़कें पानी में डूब गई। गजरौला के रेलवे स्टेशन रोड, खाद गुर्जर चौराहे और अमरोहा कलेक्ट्रेट के सामने जलभराव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी। तो कुछ ही घंटों की बारिश से रास्ता बागमन हो गया। बारिश थम गई लेकिन सड़कों पर पानी बहता रहा। जहां जलभराव की समस्या खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन बारिश के बाद से आवागमन बाधित होता हुआ नजर आता है। तो तस्वीर आप तक बता रहे हैं जहां पर गजरौला के कलेक्ट्रेट तक सड़कें तालाब बन चुकी हैं और बारिश के बाद से आवागमन में दिक्कत और परेशानियां होती हुई नजर आ रही है। बारिश तो थम गई लेकिन सड़कों पर पानी जमा रहा और यहाँ स्कूली बच्चे भी जाते हुए नजर आए, जहाँ दिक्कतें और परेशानी होते हुए नजर आई। जहाँ कई दिनों से लगातार पानी के निकासी के लिए स्थायी समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन परेशानी का हल नहीं निकल पा रहा है। जल भराव से जनजीवन प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और कुछ ही घंटों की बारिश से सड़कें तालाब बन गई। और कन्नौज से बड़ी खबर, जहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह और नीलू की बड़ी मुश्किलें। दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह और नीलू की 11 संपत्तियों को कुर्क किया गया। 11 संपत्तियों में 8 कृषक और 3 आवासीय संपत्तियां हैं। 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। दोनों भाइयों की 17 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। कन्नौज से ये बड़ी खबर, जहां दुष्कर्म के आरोपी नवाब सिंह और नीलू की 11 संपत्तियों को कुर्क किया गया है। 11 संपत्तियों में 8 कृषक और 3 आवासीय संपत्तियां हैं। इसके साथ ही 5 करोड़ की संपत्ति को कुर्क किया गया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दोनों भाइयों की 17 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। कन्नौज से ये बड़ी खबर, पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह और नीलू की बड़ी मुश्किलें। और पीलीभीत में परिवहन विभाग की पब्लिक ट्रांसपोर्टर अधिकारी वर्णेश चतुर्वेदी ने थाना बिसलपुर और थाना विलसंडा क्षेत्र में छापा मारकर बगैर फिटनेस, बगैर परमिट, बिना टैक्स चुकाए और अधिक संख्या में बच्चों को ले जाने वाले स्कूली वाहनों और प्राइवेट वाहनों को पकड़ा। पकड़े गए वाहनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं पीछू के साथ छापेमारी से हड़कंप मच गया। ऐसा है, इस समय स्कूल की वाहनों को जो है चेक किया जा रहा है
बच्चों के भविष्य का सवाल है। और बहुत सी गाड़ियां ऐसी भी चल रही हैं जो कि बिना फिटनेस के चल रही हैं, बिना परमिट के चल रही हैं, बिना टैक्स के चल रही हैं। गाड़ियों में बच्चे ओवर भरे जा रहे हैं। तो उसी के उसमें आज हम लोग ने जो है सुबह से इस पे कार्रवाई करनी शुरू करी है। तो यहाँ पे बिलसंडा में जो है एक जो है स्कूल की बस है और एक उन्हीं की प्राइवेट भी चल रही थी, उसको भी हमने पकड़ा है, जो कि थाना बिलसंडा में हमने खड़ा कर दिया है। एक हमने और सरस्वती शिशु मंदिर है, वो बिसलपुर में ही है, उसको भी हमने, वो भी प्राइवेट चल रही थी, उसको भी नहीं, वो जो है वैन है, उसको भी मैंने जो है बिसलपुर में लगा रखा है थाने पे। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।